सो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हम देखने वाले हैं। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया हूं कि ये 10 मार्क का पूछते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सो इसको अच्छी तरीके से करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में तुम्हारा आंसर ABCD फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज ए मीनिंग, ठीक है ना, वैसा। और फिर जो बचेगा वो प्रिंसिपल्स होगा। सो तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो टोटल 7 प्रिंसिपल्स है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। अटमोस्ट गुड फेथ। अभी क्या होता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिक्लेम ले लो। मेडिक्लेम एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर और इंश्योर्ड। अच्छा, जब इंश्योरेंस निकालते हैं तब इंश्योरेंस कुछ सवाल पूछेगा तुमसे एज इंश्योर्ड कि क्या तुम्हारा कोई मेडिकल हिस्ट्री था, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को डायबिटीज था, क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जो जनरेशन से बीमारी पास हो रहा है। तो ये इसलिए जरूरी है कि एक भरोसा होना चाहिए। भरोसा किस चीज का? कि दोनों पार्टी, इंश्योर्ड प्रीमियम भर रहा है, इंश्योरेंस कवर कर रहा है, लेकिन अक्सर गड़बड़ी हो जाता है। जैसे ओ माय गॉड मूवी देखा है? ओ माय गॉड, यस सर। उसमें नैसर्गिक आपदा जो है उसमें एक्ट ऑफ गॉड का इंश्योरेंस नहीं था। याद है? तुमने देखा है मूवी? एक्ट ऑफ गॉड का इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो ऐसा प्रॉब्लम कोविड में भी हुआ है कि कुछ जगह पे इंश्योरेंस कंपनी की तो हालत खराब हो गई, इतने ज्यादा केसेस आए थे। और अटमोस्ट गुड फेथ मतलब इंश्योरर ने पॉलिसी बहुत क्लियर बताना चाहिए। मुझे मेडिक्लेम का जो पॉलिसी है उसमें बहुत क्लियर बताया गया है कि कोविड कवर्ड है, ठीक है, कोविड में हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, बट क्वारंटीन कवर्ड नहीं है। यदि क्वारंटीन में तुम जो रुके हो तो वो कवर्ड नहीं है। नर्सिंग होम कवर्ड है, लेकिन जहां पे मेडिकल स्टाफ नहीं है, नॉर्मल नर्सिंग होम है, तो वो कवर्ड नहीं है। तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी दिया है। अच्छा, एक आदमी के हार्ट में होल है बचपन से, मेडिक्लेम निकालते समय ये फैक्ट वो बताता नहीं है, और बाद में उसको हार्ट का बीमारी हो जाता है तो उसको मेडिक्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उसने छुपाया था ये फैक्ट। तुम बोलोगे पता कैसे चलता है? तुम एक ब्लड टेस्ट कराओगे ना, तो 40-50 अलग अलग टेस्ट ब्लड के में से निकल सकते हैं। थायराइड से लेकर, लीवर से लेकर, किडनी से लेकर, दुनिया भर, क्योंकि ब्लड ही तो मेन है शरीर में जो मूवमेंट से जान देता है। सो ब्लड के तो दुनिया भर के टेस्ट होते हैं। तो ट्रैक करते आते हैं, आजकल का टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हाई हो गया है कि ब्लड टेस्ट से बहुत कुछ पता चलता है। तो अटमोस्ट गुड फेथ मतलब यदि तुम कोई भी इंश्योरेंस निकाल रहे हो तो तुमको पहले बताना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल गोडाउन है, इंश्योरर को तो पता नहीं है गोडाउन का यूज क्या है। तुम बोलते हो गुड स्टोर करने के लिए, बाद में पता चला उधर केमिकल रखा है, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा ही नहीं तुमको, ठीक है, क्योंकि तुमने छुपाया। जिस गोडाउन में नॉर्मल गुड्स रखते हो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग होगा, लेकिन केमिकल रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लोग ये सब बताते नहीं है कि गोडाउन में केमिकल भी रखने वाला है। तुमको विश्वास नहीं होगा, आज की तारीख में 80,000 केमिकल्स है। 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 80,000 केमिक
और मेजोरिटी हार्मफुल है ह्यूमंस को, और उसमें कुछ ऐसे जो रसायन होते हैं जो धमाका करते हैं, वो तो लगता ही रहता है, लेकिन उसको ठीक से स्टोर नहीं किया तो धमाका होता है, जो कि तुमने देखा होगा, आग लग गई केमिकल फैक्ट्री में, तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो अटमोस्ट गुड फेथ एक प्रकार का भरोसा है एक इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। तुमको सारे फैक्ट्स ईमानदारी से बताने होंगे। बारिश के टाइम में यदि तुम्हारी गाड़ी पानी के अंदर फंस गई, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, यदि पानी के अंदर फंस गई तुम्हारी गाड़ी, तो यदि तुमने गाड़ी चालू करने की कोशिश की तो इंजन लॉक हो जाता है, उसका इंश्योरेंस का 1 रुपया मिलता नहीं है क्योंकि तुम्हारे गलती की वजह से इंजन लॉक हुआ है। तो ऐसे हालात में, और वो प्रूव भी करना आसान है, टेक्नोलॉजी और मैकेनिक तो वैसे ही प्रूव कर देगा। तो याद रखना कि यदि गाड़ी फंस जाए बारिश में, बंद हो गया है, तो उसको चालू करने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो इंजन लॉक हो जाएगा और इंश्योरेंस 1 रुपया देगा नहीं उसमें। और राइड्स होते हैं, राइड्स में भी पैसा नहीं मिलता, राइड्स में किसी ने कार तोड़ दिया नहीं मिलता पैसा, लोग इंश्योरेंस कंपनी बोल सकते तुमने खुद ने तोड़ा। सो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो गुड फेथ बेस्ड है, भरोसा बेस्ड है। ये प्रिंसिपल के तहत दोनों पार्टी, इंश्योरर और इंश्योर्ड ने करेक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। यदि कोई इंफॉर्मेशन छुपा है, नॉन डिस्क्लोजर जिसको बोलते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है, या गाड़ी का पहले एक्सीडेंट हो चुका था, या घर पे केमिकल रखते हैं, ठीक है, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा और हो सकता है इंश्योरेंस का पैसा मिले ही नहीं। क्योंकि यदि तुमने नॉर्मल गुड्स का कराया है गोडाउन में रखने का, पर उस गोडाउन में केमिकल रखते ये नहीं बताया, तो इंश्योरर डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बहुत क्लियर बोलती है कि भाई तुम लाइफ इंश्योरेंस निकालो और दूसरे दिन सुसाइड कर ले एक आदमी ने, तो पैसा नहीं मिलता, उसके कायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत या एक आदमी नी मेडिक्लेम कराता है और फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता है। इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल शेल्बी हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। एक समय इंडिया के 20% वहां पे होते थे, गिनीज बुक का रिकॉर्ड है आई थिंक उसके नाम पे सर्जरी का। सो तुमने आज मेडिक्लेम कराया और कल नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट तो बहुत सालों से प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है मेडिक्लेम कराना ना, 3 साल के प्रीमियम भरो, उसके बाद हम मेडिक्लेम का अलाउड करेंगे। ठीक है, तो 3 साल तक प्रीमियम भरना पड़ता है। एक आदमी को तकलीफ बढ़ गई, रुक नहीं सकता, तो वो पहले करा लेगा, लेकिन मेडिक्लेम का फायदा नहीं उठा सकते हो कि तुम 20,000 का प्रीमियम भर के 5 लाख का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराओ। दोनों घुटने का 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा आता ही है। अच्छे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, अहमदाबाद, नासिक जैसी जगह पे 3-3.5 में हो सकता है वो। और उसमें भी जैसे एक आदमी बोलता है चलो यार मैं अभी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, वो 10 लाख का इंश्योरेंस निकालता है, लाइफ इंश्योरेंस, 10,000 का प्रीमियम भरता है आज और कल सुसाइड कर लेता है। इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया देगी नहीं। जाते समय भी वो सोच रहा था पुण्य करके गया, 1 रुपया का पुण्य नहीं मिलना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बहुत क्लियर है कि यदि किसी कारणवश एक आदमी इंश्योरेंस निकालता है तो वापस से 1 साल बाद ही वो सुसाइड केसेस काउंट होगा, क्योंकि लोग नहीं तो मिसयूज करेंगे ना। तो एक प्रकार का भरोसा होना चाहिए इंश्योरर और इंश्योर्ड में। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, तुमने छुपाया तो कैंसिल होने का चांस रहेगा, तुमने क्लियर बता दिया तो दोनों पार्टीज के लिए अच्छा। समझ में आ रहा है ये अटमोस्ट गुड फेथ? यस सर। इसको लैटिन में उबेरिमा फिडेई बोलते हैं। तो ये दोनों पार्टीज के बीच में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट,
इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब तुमको इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम जो सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करा रहे हो उसका तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है। भाई तुम खुद के दुकान का निकाल सकते हो, बाजू वाले दुकान का नहीं। एक आदमी खुद के वाइफ का निकाल सकता है, बाजू वाले के वाइफ का नहीं। कॉमन सेंस है। तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अ, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम बाजू के फैमिली मेंबर को निकाल रहे, पॉसिबल ही नहीं है। इंश्योरेंस 1 रुपए का मिलेगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले पूछता है जिस सब्जेक्ट मैटर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है। नहीं तो बहुत आसान था ना, मैं निकालूंगा बाजू वाले दुकान का, धम उधर बॉम्ब फोड़ दूंगा और इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा दे पैसा, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। उस दुकान का मालिकाना हर हक मेरे पास होना चाहिए तो पैसा मिलेगा। अनजान दुकान, अनजान इंसान का तुम नहीं निकाल सकते इंश्योरेंस, ठीक है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स यदि इंश्योर्ड, यदि तुम इंश्योर्ड हो, LIC इंश्योरेंस कंपनी है, तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट मैटर है, तुम्हारे खुद का लाइफ तो ठीक है, या तुमने दुकान का निकाला, गाड़ी का निकाला, गुड्स का निकाला, शिप का निकाला, कार्गो का निकाला, तो तुम्हारा खुद का होना चाहिए, इंटरेस्ट तुम्हारा होना चाहिए। यदि तुमको लगता है कि जो देनदार है, ठीक है, या जो जिसको तुमने उधारी में गुड्स बेचा है, तुम क्रेडिटर हो, वो सामने वाला डेटर है, तो उधारी जो डेटर है उसका तुम इंश्योरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। कि भाई डूबा तो बिकॉज क्रेडिटर का इंटरेस्ट है डेटर का टू द एक्सटेंट ऑफ डेथ, वो चल सकता है, ठीक है। क्योंकि फायर और जनरल इंश्योरेंस में लॉस के टाइम में तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव होना चाहिए कि भाई वो संपत्ति तुम्हारा था, उस संपत्ति से तुमको बेनिफिट मिलना चाहिए, बाजू वाले घर का तुमसे कोई फायदा नहीं है। तुम अपने नेबर के घर का नहीं निकाल सकते इंश्योरेंस। एक रिलेशनशिप होना चाहिए इंश्योरर का, इंश्योर्ड का सब्जेक्ट मैटर के साथ में, नहीं तो वो प्रिजुडाइस हो जाएगा। प्रिजुडाइस मतलब भाई सामने वाले का नुकसान हो रहा है, अपने को पैसा मिल रहा है, सब एक दूसरे को करे। फॉरेन में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का था, पहाड़ में लेके जाते एक औरत हस्बैंड से मीठे मीठे बात करके ढकेल देती है उसको पहाड़ से, और इंश्योरेंस पैसा क्लेम करती है। और वो होशियार रहती है, उसने 7 या 8 इंश्योरेंस कंपनी से तुम निकाल सकते हो, मल्टीपल इंश्योरेंस निकाल सकते हो। 7 या 8 इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने भरा है, 7 या 8 मत, लेकिन याद रखो तुम इसका फायदा, तुम बोलोगे सर ने बोला चलो गाड़ी का इंश्योरेंस 5 इंश्योरेंस कंपनी से निकालते, 1000 रुपए का लॉस करते, पांचों से लेते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस पांचों मिलकर 1000 से ज्यादा दे नहीं सकते तुम्हारा एक्चुअल लॉस। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस तुम 5-7 जगह से निकाल सकते हो। 2-2 लाख का कवर रहा, 10 लाख का, सबका अलग अलग प्रीमियम भरा और डैमेज हुआ, लाइफ खत्म हो गया, तो 10 लाख मिलेगा तुमको 2-2 लाख अलग कंपनी से। सो फॉरेन में ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे प्रूव हो गया कि एक वाइफ ने मर्डर किया हस्बैंड का इंश्योरेंस के पैसे के लिए। तो अमेरिका में ऐसे काफी सारे केसेस हैं। तुम बोलोगे इंडिया में भी गाड़ी के केस में, अभी मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, ऑटोमोबाइल शोरूम में मेरे को याद है एक बार हम जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में गराज आया कुछ, तो गाड़ी में रास्ते में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो गराज वाला जब रिपेयर कर रहा था, छोटा फॉल्ट था, बड़ा नहीं था, तो हमको बता रहा था और मैंने सुना था वो क्या बोल रहा था। उसने बोला एक काम करो, तुम गाड़ी का इंश्योरेंस कर है ही तुम्हारे पास, 5-7 दिन गाड़ी इधर लगाओ, हम एक्सीडेंट दिखा देंगे और 1-2 लाख रुपए क्लेम कर लेंगे, 70% तुम्हारा, 30% मेरा। ऐसे सब बदमाशी करते हैं। और एक्सीडेंट के बाद फोटोग्राफ सब भेजना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसे नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी वो सब सेटिंग करके बता रहा था। तो ये तो धोखा हुआ, जेल हो जाएगी उसको, और जिसने भी ऐसे किया। पर लोग करते होंगे क्योंकि जहां पे गलत तरीके से कमाई, नियत खराब है, तो कुछ लोग का चांसेस है। सो याद रखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तीसरा, दूसरा समझ में है इंश्योरेबल इंटरेस्ट सबको? यस सर। तुम्हारा सर लेकिन अगर हमने वो इंश्योरेंस यूजेस नहीं किया और 2 साल 3 साल वैसे हो गए तो हमें स्टार मिलते ना कुछ? मैं तुमको मेडिक्लेम का बताता हूँ।
एक HDFC अर्गो का पॉलिसी है। मेरा कितने साल हो गए, 3-4 साल, 5 साल हो गए शायद, 5 साल मैंने कभी क्लेम नहीं किया। सो उन्होंने क्या बोला, क्या होता है कुछ कंपनीज 5% का प्रीमियम कम करती है। अब मेरे केस में मेरा 5 लाख का प्रीमियम था, लेकिन जब मैंने क्लेम नहीं किया तो प्रीमियम रकम वही था, लेकिन मेरा हो गया 7.5 लाख। उन्होंने 50% बढ़ा के दिया। फिर वापस पिछले साल क्लेम नहीं किया तो मुझे मेरा प्रीमियम, मेरा पॉलिसी रकम 10 लाख का है, ठीक है। वो इसलिए बढ़ा कि मैंने पिछले 5 साल में कभी मेडिक्लेम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ नहीं। सोचो जो डिस्काउंट बोल रहा है वो सही बोल रहा है। यदि कुछ हुआ नहीं 2-3 साल से, स्टार मिलता है कि नहीं वो पता नहीं, वो तो नाम का चीज है, लेकिन तुम्हारा प्रीमियम कम हो सकता है। प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है 5%, 10% से। या तो फिर कवर बढ़ता है, या तो तुम कवर भी बढ़ा सकते हो। मेरे केस में मैंने प्रीमियम कम नहीं, मेरा प्रीमियम उतना ही पड़ता है मुझे, लेकिन मेरा लाइफ कवर 10 लाख का हो गया है। समझा? यस सर। तो ऐसा भी हो सकता है मेडिक्लेम के केस में कि तुमने क्लेम नहीं किया, तुम्हारा रकम प्रीमियम अभी, लेकिन मेरा मानना है कि 5 लाख में बैठ जाता है। कोविड जब पीक पे था तभी 5 लाख कम पड़ सकता था, क्योंकि 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन में बिल हो जाता था। अभी कोविड का गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस लाए, तुम हॉस्पिटल में जाओगे ना, वहां पे लिखा रहेगा दिन का आईसीयू रहा तो 1000-1500, और ये ट्रीटमेंट तो इतना। एक गवर्नमेंट म्युनिसिपालिटी की तरफ से एक बैनर लगाया हुआ है। वो दिन मेरा जाना हुआ था किसी कारणवश, तो वहां पे लिखा हुआ था चार्जेस। तो म्युनिसिपालिटी के एक लिमिट कर दिए चार्जेस के, तुम उसके ऊपर ले नहीं सकते कोविड का। सो अभी 5 लाख सफिशिएंट है। लेकिन आ, लोग अभी मेरे पहचान के हैं, उन्होंने मेडिक्लेम कराया 2 लाख रुपए का। अब उनको नी रिप्लेसमेंट कराना है। नी रिप्लेसमेंट अहमदाबाद में 5 लाख लगता है, बॉम्बे में 3.5-4 लाख लगता है, 4 लाख। तो प्रॉब्लम ये है कि अब दूसरे नी का करा नहीं सकते, क्योंकि 5 लाख कराया तो 2 लाख का लिमिट है, तो 2 लाख के ऊपर मिलेगा नहीं। इसलिए गलती से लोग अंडर इंश्योरेंस करवा देते हैं। इंडिया में बहुत जगह पे अंडर इंश्योरेंस होता है, और अमेरिका में 75-80% लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ज्यादा। इंडिया में मुश्किल से 6 से 10 तक का ही लोग मेडिकल इंश्योरेंस है। सो कोविड में नासिक में अगेन मेरे माताजी के पहचान के एक जन थे। वो आदमी रिटायर्ड था आर्मी में, उसकी एज अराउंड 80 थी। वो लोग अच्छे बंगले में रहते थे। अभी मुझे लगता है उनका मेडिक्लेम था नहीं, और वैसे भी तुम 70 साल के ऊपर अगर मेडिक्लेम कराने जाओगे तो तुम्हारा होगा नहीं। मैक्सिमम 65 एज के अंदर ही मेडिक्लेम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन 65 एज के अंदर स्टार्ट हुआ तो 70 तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट 70 साल के ऊपर ना, मुझे लगता है 65-70 के ऊपर मेडिक्लेम होता नहीं है। अब क्या हुआ, जब वो लोग पीक में कोविड था तो उनको कोविड हो गया, हस्बैंड वाइफ को। वो लोग का स्ट्रॉन्ग फैमिली था, कार थी, ड्राइवर था। हॉस्पिटल में गए तो दोनों का बिल हुआ 16 लाख रुपया। अभी पीक में रेट्स बहुत ज्यादा थे, गवर्नमेंट का भी उस समय प्रिस्क्राइब रेट नहीं था कि तुम आईसीयू में इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो जब वापस आए तो उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में गुजर गए, वाइफ बच गई और वापस आ गई। 16 लाख का बिल हुआ, पूरा फैमिली का सेविंग खत्म। फिर मुझे याद है, मेरी माताजी ने बताया था मुझे कि जो उनके कार था, एक ड्राइवर था। अक्टूबर 30-31 का स्टोरी, दिवाली कुछ 7-8 नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में थी। तो औरत ने बड़े दुखी मन से ड्राइवर को बुलाया और बताया कि अभी तो सब चला गया है, हस्बैंड भी नहीं रहे, तो ये तेरा आखिरी पगार अभी, और नवंबर 1 से मत आना। ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं, इनका भी मेडिक्लेम नहीं था। सो देखते ना, एक तो हस्बैंड गुजर गए, 16 लाख चला गया, सेविंग्स खत्म हो गया, तो फैमिली एकदम डाउन हो गया। अभी तुमको मैं बताते जाऊं तो मेरे को 12-1 बज जाएगा, एक स्टोरीज जो है ना, लेकिन आई कीप इट शॉर्ट। जो बोलते हैं ना, मेडिक्लेम जैसी चीज ना, एक
लड़का जैसे जॉब करता है, तुमने पहले जॉब किया तो सबसे पहले तुम्हारा मेडिक्लेम होना चाहिए। अभी यंगस्टर्स थोड़े समझदार हो गए आजकल, लेकिन जो मेडिक्लेम पॉलिसी में जो डिटेल्स है वो ठीक से रीड करना चाहिए। उसमें याद रखो, यदि तुम बीमार होते हो तो मेडिक्लेम का पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन लगता है 1 दिन का। एक हॉस्पिटलाइजेशन जब तक नहीं होगे 1-2 दिन, तब तक वो पैसा मिलता नहीं है। फिर वो नकली लोग एडमिट होने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक प्रकार का तुम्हारा मतलब वो इस पे धोखा होता है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। ठीक है, मैंने तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दिया कि इंडिया में मेडिक्लेम लोग नहीं करवाते हैं, बहुत कम लोग करवाते हैं, अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये अ, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इंश्योरेंस का है। प्रिंसिप इंडेमनिटी मतलब भरपाई। इंश्योरेंस कंपनी तुमको भरपाई करेगी और लॉस से पहले की स्थिति में पहुंचाएगी। लोग जब प्रॉफिट सोचते हैं इंश्योरेंस से करने का तो घाटा होता है। अच्छा, तुम बोलोगे क्या प्रॉफिट नहीं किया जा सकता? द आंसर इज नो। लेकिन मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे समाज के एक जन हैं जिनका एक जलाराम मिठाई दुकान था कॉलेज रोड में, किसी को याद है या पता है? अभी यस सर। ना सर। वो आग लग गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, बाद में उन्होंने बंद कर दिया था, उसको भी भाड़े पे दिया है। वो जाने दो। कॉलेज रोड में मेट्रो दुकान में शायद आग लगा था, कोई तो एप्पल के बाजू वाली दुकान में आग लगा था, शायद मेट्रो था। न्यूज सुना था, बहुत बड़ा न्यूज आया था न्यूज़पेपर में। कॉलेज रोड में है ना बाटा मेट्रो लाइन से जो दुकान है ना, यस सर। तो उसमें आग लगा था। तो उसमें तुम एक नॉट फॉर प्रॉफिट या जो प्रॉफिट पॉलिसी, अब ये होता क्या है, अभी सपोजिटली मेट्रो महीने का 10 लाख बेचता है और 2 लाख रुपए का कमाई करता है। जब मेट्रो में आग लग गई थी तो दुकान 3 से 6 महीना बंद था। अब तुमको पता है 10 लाख के टर्नओवर में तुम 2 लाख रुपए महीने का कमाते हो, 3 महीना दुकान बंद है तो 2 लाख महीने के हिसाब से तुम्हारा 6 लाख का घाटा हुआ। डू यू एग्री? डू यू यस एग्री? सर। तो ये जो यस। प्रॉफिट का लॉस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द शॉप बीइंग क्लोज ड्यू टू फायर, ये प्रॉफिट तुम कवर कर सकते हो। उसको नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी भी बोलते हैं, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है उसमें। तो ये उसका करेक्ट नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तुम्हारा दुकान या फैक्ट्री बंद है एज अ रिजल्ट ऑफ फायर, तो तुम उसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते बाय इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस के वजह से जब जगह बंद है और जो लॉस हो रहा है तुमको या प्रॉफिट तुम्हारा घाटा हो रहा है, तो तुमने वो वैसा टाइप का पॉलिसी निकाला होगा तो कवर मिलेगा। याद रखो, पॉलिसी का प्रकार मुझे लगता है आज तो नहीं, शायद कल नंबर आएगा, तो कौन से टाइप का पॉलिसी है उससे तय होगा। यदि तुमने सिर्फ गुड्स के लॉस का मेट्रो ने यदि जूतों का यदि निकाला होगा पॉलिसी, ठीक है, तो तुमको सिर्फ जूते का जो वैल्यू था उतना कवर मिलेगा। दुकान बंद था तो जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका पैसा नहीं मिलेगा। यदि तुमने उसका भी पॉलिसी निकाला होगा तो पैसा मिलेगा। एक साकलास फर्नीचर करके एक दुकान है, उसमें भी बहुत बड़ी आग लग गई थी जो काली मंदिर के बाजू में है। उसमें 1-2 आदमी, आई थिंक लिफ्ट का या वॉचमैन किसी की डेथ भी हुई थी। और फर्नीचर का शोरूम मतलब नया नया महंगा फर्नीचर पूरा जल के खाक हो गया था। लेकिन नसीब उनका था कि उनका इंश्योरेंस था, उनको 6 करोड़ रुपए मिले थे इंश्योरेंस कंपनी से। तो उन्होंने वापस उसको रिबिल्ड किया और आज अच्छा कर दिया है।
सो इंश्योरेंस अक्सर लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है। और आज के तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी मेडिक्लेम है। लाइफ इंश्योरेंस तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिक्लेम। मेरा बोलने का तात्पर्य है, कोविड के वजह से बहुत लोग बर्बाद हो गए, बीमारी के वजह से नहीं, हॉस्पिटल के बिल के वजह से। उसमें भी कुछ लोग का जो मेडिक्लेम था 5 लाख, लेकिन एडमिट अभी कुछ लोग 30-30 दिन एडमिट थे। अभी नासिक में एक नया बीमारी फैला है, चिकनगुनिया और डेंगू। सुना है तुमने? डेंगू नहीं बोलते एक्चुअली, उसको डेंगी प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। यस सर। अब ये इंसानों सर की वो जो आते जाते हैं, सॉरी, सर वो आते जाते अनाउंस भी कर रहे हैं हाँ, क्योंकि कि कचरा गाड़ी। मेरा एक दोस्त है, एकदम फिट। उसका तो ठक्कर मेडिकल एजेंसी है अशोक स्तंभ में, बहुत बड़ा होलसेलर है वो मेडिकल के दवाइयों का। और वो हर रोज 1 घंटे का वॉकिंग, टेनिस भी हम लोग एक जमाने में साथ में खेलते थे, एकदम फिट। मैंने बोला एक मच्छर ने तेरी वाट लगा दी। एक मच्छर ने काटा, 8 से 10 दिन एडमिट था वो, चिकनगुनिया की वजह से। और फिर जो पेन होता है ना चिकनगुनिया में, घुटने और इस सब में, उसकी तो हालत खराब हो गई थी। और उसने मुझे बोला कि पूरा हॉस्पिटल वायरल में था, वायरल। इनफैक्ट मेरा भी यही हो रहा था, ये जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है, इसकी वजह से मेरा भी पिछले 15 दिन से अपन थोड़े स्लो हो गए थे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब इंसान ही जवाबदार है। मच्छर क्यों बढ़ते हैं? तुम जाओगे 10 में से एक आध दो लोग थूकते हैं। मच्छर को बारिश में ये तो चाहिए, जहां पानी है वहां पे मच्छर तो आएंगे, लेकिन फिर लोग थूक के और माहौल गंदा कर देते हैं, ड्रेनेज साफ नहीं करते हैं। तो ये जो हर साल का जो बीमारी है बारिश के टाइम में होता है। जापान में क्यों चिकनगुनिया और डेंगू नहीं आता है? क्योंकि वहां के लोग एक्सट्रीम केयर लेते हैं। वहां पे रास्ते में तुमको कचरा मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे बिंदास अभी तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स थोड़े समझदार हो गए। जो पिछला जनरेशन है, बहुत बुरा हाल है। अभी भी लोग कचरा फेंकते हैं, यंगस्टर्स भी फेंकते हैं, लेकिन यंगस्टर्स थोड़े समझदार ज्यादा हो गए इस मामले में। तो बोलने का तात्पर्य है, 8-10 दिन का उसका मेडिकल बिल वैसे तो मेडिक्लेम में कवर अप हो गया होगा, लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि इंडेमनिटी से बस तुमको भरपाई मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। नहीं तो फिर कोई भी एडमिट हो जाएगा ना, 5 लाख का बिल करके डॉक्टर को बोलेगा कि भाई एक काम कर, 7 लाख का बिल कर, मेडिक्लेम 10 लाख का है, 7 लाख में से 1 लाख तेरा, 1 लाख मेरा। ऐसे नहीं कर सकते। और वैसे भी ये इंश्योरेंस वाले लोग बड़े होशियार रहते हैं। तुमने 5 लाख का बिल सबमिट किया तो वो लोग 4.5 लाख ही देंगे, वो लोग बोलेंगे ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो ये तो नाटक चालू ही रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी में तुम जितना क्लेम डालोगे उससे थोड़ा कम ही मिलता है। याद रखो, तुम प्रॉफिट तो नहीं कर सकते, पूरा तो मिलना ही नहीं है, थोड़ा बहुत काट कुट कर। नवी गाड़ी भी चोरी हो गई ना, तो उसके प्लास्टिक के पार्ट्स, आवाज आना म्यूट करो, किसी का आवाज आना म्यूट करो, बेटा किसी का आवाज आना म्यूट करो। तो प्लास्टिक के पार्ट्स, रबर का, ये सब माइनस करके पैसा मिलता है। नवी गाड़ी भी चोरी हो गई तो पूरा नहीं मिलना है, उसका जो तुमने टैक्स भरा है, इंश्योरेंस भरा है, वो सब नहीं मिलता। गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया तो वो लोग फाइबर वाइबर सबको पूरा नहीं देते हैं, माइनस करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी में 10,000 का क्लेम डाला तो मुश्किल से 7 या 8 हजार पास होगा पूरा। पूरा के लिए फिर लोग चालबाजी क्या करते हैं, 12-13 हजार का बिल करते हैं, फिर 10,000 पास करते हैं, ऐसे सब गड़बड़ी करते हैं। बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सो इंडेमनिटी लॉस से पहले की स्थिति में तुमको पहुंचाना, लेकिन इसमें एक खासियत है। तुम लाइफ का ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहाँ लागू होता है? फायर में लागू होता है, मरीन में लागू होता है, पर लाइफ में लागू नहीं होता। तुम पूछोगे क्यों? तुम लाइफ का भरपाई कैसे कर पाओगे? जिसकी डेथ हो गई है उसका भरपाई कैसे कर पाओगे? तो लाइफ का तो जो आदमी जा चुका है उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं कर सकती। एक फैमिली मेंबर गया है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस वाला क्या करेगा? वो तो तुमको 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जो भी इंश्योरेंस का रकम था वो देगा, उसके ऊपर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
सो बोलने का तात्पर्य है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू फायर मरीन नॉट टू लाइफ, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस से लाइफ का कवर कर सकते हैं। डेथ हो गई तो 10 15 20 लाख रुपए मिल सकता है, बट भरपाई नहीं हो सकती। जो कमी हुई है गुजरने से पिताजी के, तो वो कमी लाइफ इंश्योरेंस वाले कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो फाइनेंशियली कवर था वो देंगे। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट खुद के लाइफ में, यदि मैं अपने लाइफ इंश्योरेंस निकालता हूं तो देखा जाए तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरे लाइफ में तो अनलिमिटेड है, मेरे लाइफ का भरपाई कैसे होगा? ठीक है, तो इट डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। तुम्हारा जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा पैसा तुमको कभी नहीं मिलेगा इंडेमनिटी मतलब, क्योंकि फिर हर कोई, अब सिंपल सा हिसाब है, यदि तुम प्रॉफिट कर रहे हो बाय इंश्योरेंस, मैं तो माचिस लूंगा, घर पे आग लगाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा दो पैसा। हर कोई हर चीज को जलाना शुरू कर देगा या डैमेज करना शुरू कर देगा। मैंने तुमको बताया इंश्योरेंस कंपनी आसानी से पैसा देते नहीं। ओ माय गॉड में तुमने देखा था कैसे झगड़ा होता है इंश्योरर और इसके लिए, देखा है पिक्चर? देखा है तुमने? तुम में से कोई है जिसने देखा नहीं है ओ माय गॉड मूवी? कोई है जिसने देखा नहीं है ओ माय गॉड मूवी? वेदांत ने नहीं देखा है? देखा है सर। जिसने नहीं देखा देख लो, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अभी क्या होता है, सपोजिटली अपन ने, इंडिया ने रफाले खरीदे, 36 रफाले, कितने के खरीदे? 58,000 करोड़। एक रफाले कितने का होता है? 1,500 करोड़ का हुआ। डू यू एग्री? डू यू एग्री? एक रफाले फाइटर जेट का कीमत कितना हुआ? 1,500 करोड़। यस सर। यस सर। तो एक इंश्योरर बोलता है भाई मेरा लिमिट 750 करोड़ तक का ही मैं कवर दे सकता हूँ, यदि प्लेन ने एक्सीडेंट किया 1,500 करोड़ आया तो मैं कैसे भरूंगा? अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, तुमको पता है इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है? तुमको पता है इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रॉफिट करती है? कोई आइडिया है? नहीं सर। लेट मी नो सर। अभी सपोजिटली 2-2 हजार का प्रीमियम है, ठीक है, 50 लोग से कलेक्ट किया, कितना हुआ पैसा? लाख रुपए हुआ। अब एक्सीडेंट 50 के 50 तो नहीं करेंगे, मुश्किल से एक करेगा, उसको 40,000 का, गाड़ी पूरी फुल डैमेज हुई, उसको 40,000 दिया, 50 लोग का 2-2 हजार का प्रीमियम लिया, लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को मिला, 40,000 रुपया का लॉस हुआ, ठीक है, आग लग गई गाड़ी को, तो 40,000 50 में से एक को भरपाई करके दिया। और इंश्योरेंस कंपनी चलाने के लिए पगार का 30,000 रुपया या 40 या 50,000 रुपए का खर्चा, 40 प्लस 50 90, तो 10,000 इंश्योरेंस कंपनी का कमाई। अब समझ में आया इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलती है? अलग अलग प्रीमियम सब लोग से लेके जमा होता है, उसमें से जो जिसको भरपाई देना है भरपाई देते हैं, बाकी का खर्चे में से, और जो लास्ट का थोड़ा बचा है वो प्रॉफिट। इस प्रकार से चलती है अपनी इंश्योरेंस कंपनी। लॉजिक समझा? यस सर। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अब 1,500 करोड़, लेकिन प्रीमियम ही 750 करोड़ का जमा है, और इंश्योरेंस कंपनी को पता है 1,500 करोड़ दे नहीं पाएगी, तो इंश्योरेंस, अच्छा 1,500 करोड़ का प्रीमियम है, सपोजिटली 100 करोड़, तो एग्जांपल ले लो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ले लो, वो बोलता है कि भाई 1,500 करोड़ का मैं कवर नहीं करूंगा, मैं 750 करोड़ का ही कवर करूंगा, 50 करोड़ का प्रीमियम आधा में लूंगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरी कंपनी एचडीएफसी अर्गो बोलती है कि भाई मैं, ठीक है, बाकी का 750 मैं कवर अप करती हूँ। सो व्हाट हैपेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब रिस्क बहुत बड़ा है, तब 2 या ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी साथ में आते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि रकम इतना ज्यादा बड़ा है कि घाटा हो गया तो एक साथ, अभी मुकेश अंबानी का एंटीलिया ले लो, एंटीलिया की मार्केट वैल्यू बोलते हैं 10,000 करोड़ है, इंश्योरेंस कंपनी एक बोलती है 10,000 करोड़ का प्रीमियम ही कम से कम 200 करोड़ होगा महीने का, साल का,
200 करोड़ का प्रीमियम तो ले लेगी, लेकिन आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी की तो हालत खराब हो जाएगी। सो एक कंपनी बोलती है कि मैं 5,000 करोड़ तक ही मैं रिस्क उठा सकती हूँ। 100 करोड़ उसको दो, 100 करोड़ दूसरों को दो, मतलब दो इंश्योरेंस कंपनी मिलकर रिस्क उठाती है। तो यदि एक कंपनी ने रिस्क लिया, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे कंपनी को बोलता है कि प्रीमियम का 25% 50% तू ले और रिस्क का तू भी उठा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन याद रखो, तुमने एंटीलिया का 10,000 करोड़ दो इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्क शेयर किया है, तो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ नहीं मिल सकता। तुम्हारे लॉस वैल्यू से ज्यादा मेडिक्लेम या तुम ले नहीं सकते। तुमने मेडिक्लेम 10 जगह पे कराया, लेकिन आग हॉस्पिटलाइजेशन हुआ 5 लाख का, तुम 10 लोगों से 50 लाख तुम नहीं ले सकते, 5 लाख। और वैसे भी तुमको चेक मिलना नहीं है, डायरेक्टली मेडिक्लेम का चेक जाता है हॉस्पिटल को, तुमको चेक नहीं मिलेगा। तो वही बोलने का तात्पर्य है कि कंट्रीब्यूशन में सिंस इंश्योरेंस का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो सेम अमाउंट, सपोजली मैंने बताया रफाल है 1,500 करोड़, तो एक कंपनी प्रीमियम लेती है 100 करोड़ का, लेकिन उसमें से 50 करोड़ दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को देती है, और वो आधा रिस्क उठाता है ये कंपनी, एचडीएफसी आधा, आईसीआईसीआई आधा। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या सबको समझ में आया, यस और नो? क्या सबको समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन? यस और नो, आवाज आ रही? Yes, sir. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्या होता है, एक कार ओनर है, उसके पास 2 लाख रुपए की कार है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरी कार टोटल लॉस होती है। इंश्योरेंस कंपनी उसको ऐसे सोचो 2 लाख 5 लाख देती है, लेकिन उससे एक लेटर ऑफ सब्रोगेशन लेटर लिखवा के लेती है। अब क्या होता है, एक कार का डैमेज हो गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, 5 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। अब देखो कैसे इंश्योर्ड मैंने बताया था प्रॉफिट नहीं कर सकता। इंश्योर्ड को 5 लाख दिए, फिर वो इंश्योर्ड भंगार में कार को बेच के 10,000 कमाता है, तब तो इंश्योर्ड का फायदा हुआ। सो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने डैमेज का भरपाई किया, पूरा भरपाई किया, तो इंश्योरेंस कंपनी वो कार अपने कब्जे में ले लेगी। सो इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख जो तुमको दिया, वो तो इंश्योरेंस कंपनी का घाटा ही हुआ देखा जाए तो। भले ही तुमने प्रीमियम भरा हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को भरपाई करना पड़ रहा है ना। सो इंश्योरेंस कंपनी को जो 5 लाख का घाटा हुआ, अब वो कार, तुमको तो 5 लाख मिल गया पूरे कार का डैमेज का, तो इंश्योरेंस कंपनी अब उस कार को भंगार में बेच के 10,000 में मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो लॉस 5 लाख था, 10,000 मिला भंगार में बेच के, तो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस 10,000 से कम होकर 4,90,000 हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बोलता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी को तुमने इंश्योर कराया है और उसको डैमेज होता है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती है, तो वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेती है जो खराब हुआ है, तो उसको बेच के अपना लॉस कम करने की कोशिश करती है इंश्योरेंस कंपनी। इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बोलते हैं, सामने वाले से सब्रोगेशन लेटर लिखवा के लेते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? यस सर। अच्छा, अब क्या होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि एक जन की डेथ हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए दे रही, तुम थोड़ी बोलते ले जाओ बॉडी तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा? सो लाइफ इंश्योरेंस में बॉडी टेक ओवर नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी। सो सब्रोगेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये दोनों बाकी जगह लागू होता है, मरीन में शिप या कार्गो टेक ओवर कर सकती है वो, लेकिन लाइफ नहीं टेक ओवर हो सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और सब्रोगेशन लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता। सबको समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? Yes, sir. सो छठवा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन मतलब अभी आग लग गई, आग लग गई और तुम बोल रहे हो ठीक है ना भाई, इंश्योरेंस है तो पैसा मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस जवाबदारी डालता है इंश्योर्ड पे कि यदि आग लग गई या कुछ भी लॉस हो रहा है, तो उसको सारे स्टेप्स लेने होंगे लॉस कम से कम करने की।
अब यदि आग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर की कॉपी मांगेगा, तुमको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने कितने बजे आग लगा, कब जो फायर ब्रिगेड को फोन किया उसने, कब पुलिस को इन्फॉर्म किया, ये सब देखा जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब कोई घटना घट रहा है, मे बी आग लग रहा है बिल्डिंग को, तो इंश्योर्ड की जवाबदारी है सारे स्टेप्स लिए जाए ताकि लॉस कम से कम हो। यदि उसने ध्यान नहीं दिया और प्रूव हो गया कि वो कुछ नहीं किया, तो इंश्योरेंस के रकम का प्रॉब्लम आएगा। तो इन शॉर्ट आग लग गया तो उसने सारे स्टेप्स लेने चाहिए आग को बुझाने के। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन मतलब लॉस कम से कम हो। इसलिए यदि जैसे बॉम्बे में तुमने देखा होगा, फोटो वीडियो भी देखे होंगे, पूरे रास्ते में पानी आ जाता है, देखा है तुमने बारिश के टाइम में। Yes. और वहां पे गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी चालू की तो पैसा नहीं मिलता है। इसलिए गाड़ी यदि फंस गई है पानी में वहां पे तो वैसे ही रहने दो, चालू मत करो, फिर पैसा मिलने का चांस रहेगा, वरना तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सो मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, क्योंकि इंजन लॉक हो गया तो तुम्हारा लाख 2 लाख रुपए का घाटा तो होना ही है। इंजन लॉक मतलब बहुत ज्यादा कीमत पड़ जाता है, करेक्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस इसको बोलते हैं। सातवां प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब नियरेस्ट कॉज। क्या होता है, तुमने चोरी का इंश्योरेंस कराया लेकिन आग लग गई तो पैसा नहीं मिलेगा। कुछ केस में लॉस में पैसा नहीं मिलता, ओ माय गॉड में वैसे ही होता है, वो इंश्योरेंस तो निकलता है लेकिन उसमें एक्ट ऑफ गॉड जो है, नैसर्गिक आपदा, उसका पैसा नहीं मिलता है। किस कारण से प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है वो क्लियर बोलना चाहिए। अच्छा, समुद्र में जो जहाज जा रहा है वो तो मरीन इंश्योरेंस है, लेकिन आग लग गई तो पैसा नहीं मिलेगा अनलेस तुमने जहाज का मरीन और फायर, अग्नि और पानी दोनों का इंश्योरेंस कराया हो। सो इंश्योरेंस कंपनी लॉस, जैसे मैंने बताया कि यदि तुमने इंश्योरेंस कराया और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ तो 3 साल तक तुमको पैसा नहीं मिलना है। हाँ, बाकी कारण है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू बीमारी जो मेंशन्ड है इन द पॉलिसी तो मिल जाएगा। तो जो कारण है सबसे नजदीक का, यदि आग लग गया लेकिन बाद में चोरी हो गया तो कॉम्पनसेशन नहीं पे होगा। सो सबसे नजदीक का कॉज देखा जाएगा और वो कॉज तुम्हारे पॉलिसी में मेंशन है कि नहीं देखा जाएगा, तब पैसा मिलेगा। राइट्स में अगेन वो कॉज लागू नहीं होता तो पैसा नहीं मिलता है। तो राइट्स रहा तो इज्जत से गाड़ी में निकालो मत, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी देगा नहीं तुमको पैसा, क्योंकि प्रूव हो सकता है कि तुमने खुद ने तोड़ा हो गाड़ी को, ताकि तुम जो डैमेज पार्ट है या चल रहा है गाड़ी उसके बिना भी प्रॉब्लम नहीं था लेकिन नया कर रहे हो। सो कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने किस चीज के लिए पॉलिसी निकाला और कारण क्या था। दूसरा कारण रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, नॉर्मल कारण रहेगा तो पैसा मिल जाएगा। क्या सबको समझ में आया ये 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? इसको मैंने काफी टाइम दिया क्योंकि 10 मार्क का आता है। Yes, sir. अभी इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। स्टोरी क्या है? प्रेयर हाउस, जहां प्रार्थना करते हैं। एक आदमी चर्च जाता है, जीसस को बोलते हैं, चर्च जाता है। नॉर्मली क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च जाते हैं। तुम देखा होगा क्रिश्चियनिटी में हैव फेथ काफी बार बोला जाता है। तो वो चर्च जाता है तो जीसस उनको बोलते हैं गुड फेथ रख। फिर वो वहां से जाता है गुरुद्वारे। तो गुरु नानक जो सिख लोगों के 10वें और आखिरी गुरु, 10वें गुरु माने जाते हैं जीवन, उनमें 10वें गुरु थे गुरु नानक। और गुरु नानक के बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा, गुरु नानक, हाँ गुरु नानक शायद 10वें गुरु थे। और 11 गुरु नानक ने बोला कि अब से 11वें गुरु होंगे गुरु ग्रंथ साहिब। नाम सुना है गुरु ग्रंथ साहिब, जो
ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहिब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रखी हुई है। वो उनको ओरिजिनल या अभी 11वें गुरु से बाद कोई गुरु बना नहीं उनका। सो गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है अभी उनके, सब सिख लोगों के। तो गुरुद्वारे में जाता है तो गुरु नानक बोलते हैं बेटा आज मेरा आशीर्वाद लेके जा इंटरेस्ट के साथ। सो पहले चर्च जाता है तो जीसस बोलते हैं गुड फेथ रख। गुरुद्वारा जाता है, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड गुरु गोविंद सिंह स्कूल में मेरा था। तो ये जो है ना बग्गा स्ट्रीट्स के वहां पे सारदा सर्कल नहीं क्या बोलते हैं उसको, LIC से सिंगाड़ा तालाब तुमने सुना है? वहां पे गुरुद्वारा है एक, सुना है तुमने? एक गुरुद्वारा है सिंगाड़ा तालाब में, पहले गुरु गोविंद सिंह स्कूल वहां पे था। किसी ने सुना है क्या? मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबली 35 साल पहले की। तो मुझे याद है नीचे स्कूल होता था, ऊपर गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे में शीरा बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं क्या करता था, सवेरे छोटा था सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, जाता था स्कूल से पहले ना ऊपर जाता था गुरुद्वारे। इतने तो छोटे बच्चे थे पता नहीं थे, पर शीरा जरूर खाता था वहां। वो लोग बहुत प्रेम से देते थे। तो शीरा खाता था हर रोज, मुझे याद है मुझे शीरा बहुत अच्छा लगता था वहां का। अब जो सम्मान से जाना चाहिए वो जाता था, लेकिन प्रार्थना से बच्चा था तो प्रार्थना के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन शीरे के दृष्टिकोण से जाता था। तो मुझे वो याद है। सो गुरुद्वारे जाता है तो गुरु नानक जी बोलते हैं मेरा आशीर्वाद इंटरेस्ट के साथ लेके जा। अब वो गणपति मंदिर में, नौशा गणपति ना नासिक का बहुत फेमस, या RK में चांदी का गणपति है, गणपति मंदिर जाता है तो गणपति जी बोलते हैं गलती का भरपाई तो करना पड़ेगा तुझे। गणपति और इंडेमनिटी भी राइम होता है। तो पहले चर्च जाता है तो जीसस बोलते हैं गुड फेथ रख। गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरु नानक जी बोलते हैं कि आशीर्वाद के साथ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आशीर्वाद ले जा। गणपति के मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं गलती का भरपाई तो करना पड़ेगा, इंडेमनिटी। गणपति और इंडेमनिटी मैच भी होता है। शिव मंदिर में जाता है तो महादेव बोलते हैं पानी और दूध का कंट्रीब्यूशन कर शिवलिंग पे। कल कल मंडे था तो मैं कल एक शिव मंदिर में गया था। एक जन दूध डाल रहे थे शिवलिंग पे, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे कभी बोलता नहीं, बट कल उस आदमी को बोला ये दूध गरीब को दे दे और पानी डाल उस पे, ठीक है? तो पता नहीं, मैं पर्सनली आजकल दूध नहीं, बंद कर दिया हूं मैंने। मैं सोचता हूँ दूध का पैकेट गरीब को दे दो तो उसका ज्यादा महत्व है। सिर्फ पानी डालने से श्रद्धा, अब भूखा जो है उसका पेट भरता है तो शिव जी आशीर्वाद नहीं देंगे। मैंने तो बोल दिया, मैं ऐसे कभी बोलता नहीं, लेकिन कल मैं मेरे से रहा नहीं गया, पूरा पैकेट दूध डाल रहे थे। मैंने बोला भाई बाहर गरीब, उस मंदिर के बाहर एक गरीब औरत बैठी थी, मैंने उस गरीब को दो दूध, तुम पानी डालो। उससे देखा, एक्नॉलेज किया। अब कितना समझा उसको पता, उसको लग रहा होगा दूध से पुण्य मिलेगा, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ये सब चीजें प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। तुम किसी भूखे इंसान के दिल में भी तो भगवान होगा, उसका पेट भरोगे तो शिव जी को तुमको खुश करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग पे दूध चढ़ा के सच्ची श्रद्धा से गए तो पानी भी नहीं चढ़ाया, दिल से तुम गए वो भी काफी है, ठीक है ना? तो शिव मंदिर में जाता है तो महादेव बोलते हैं पानी और दूध। ये दूध में हटा रहा हूं क्योंकि मैं दूध डालना नहीं मानता हूं आजकल। तो पहले वो जाता है चर्च में जीसस बोलते हैं गुड फेथ रख। फिर जाता है गुरुद्वारे, गुरु नानक बोलते हैं इंटरेस्ट मेरा आज ब्लेसिंग इंटरेस्ट के साथ ले जा। गणपति इंडेमनिटी राइम होता है, और गणपति बोलते हैं गलती की भरपाई तो करना पड़ेगा। शिव मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं मेरे शिवलिंग पे पानी का कंट्रीब्यूशन कर। वहां से जाता है साईं बाबा के मंदिर, जहाँ बाबा बोलते हैं सबर कर। तुमने सुना होगा ना श्रद्धा और सबूरी, सुना है?
सुना है कि नहीं? Yes, sir. सो यस सर। हाँ, साईं बाबा का देहांत हुआ था 1918 शिरडी में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स शिरडी के भी रहे हैं। तो साईं बाबा के मंदिर में जाता है, बोलते सबर कर सब्रोगेशन। वहां से जाते हैं अल्लाह के पास, मस्जिद भोरी और मुस्लिम मस्जिद जाते हैं। अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह बोलते हैं तेरे लॉस बुझा जा, मिट्टी के अंदर दफन नहीं हुआ है तो अभी फिर से जिंदगी शुरू कर। एक आदमी का एक्सीडेंट होता है तो अल्लाह के पास जाता है, मस्जिद में जाता है और प्रार्थना करता है, तो अल्लाह उनको बोलते हैं तेरा लॉस बुझ बुझा ले, मतलब कम कर दे, मिट्टी के अंदर दफन नहीं हुआ है तो अभी। सो तुमको पता होगा कि जो प्रोफेट मोहम्मद है या अल्लाह जो है, वहां पे तुमको उनके फोटो लीगली दिखा नहीं सकते, मतलब उनके भगवान के फोटो मिलेंगे नहीं। जैसे अपने हिंदू धर्म में गणपति या सरस्वती देवी या कृष्ण भगवान, इनके बाकायदा फोटो मूर्तियां रहते हैं। बट मुस्लिम धर्म में वो लोग के फोटो नहीं रहते, प्रोफेट मोहम्मद या अल्लाह के फोटो नहीं दिखा सकते। सुना है तुमने ऐसा? जगह उनका मेन है मक्का जो है ना सऊदी अरेबिया में, क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं वहां पे। सुना है तुमने? तुमको Yes. प्रोफेट नो सर। मोहम्मद, हाँ, प्रोफेट मोहम्मद या अल्लाह के फोटो कभी नहीं मिलेंगे। जगह जो है मक्का मदीना का फोटो मिलेगा, बट वहां पे अलाउड नहीं। पिक्चर भी जो आए हैं ना प्रोफेट मोहम्मद पर, तो प्रोफेट मोहम्मद का चेहरा कभी दिखेगा नहीं पिक्चर में। वो मुस्लिम धर्म में अलाउड नहीं है। उनके धर्म में तो दारू भी अलाउड नहीं है। खैर, ये धर्म का मानना है। सब धर्म का अपना इंपॉर्टेंस और कंटेंट रहता है। फायर टेम्पल जाता है। फायर टेम्पल सुना है तुम लोगों ने? सुना है फायर टेम्पल किसने? Yes, sir. पारसी कम्युनिटी का है फायर टेम्पल। तो फायर टेम्पल में ये अगेन आमिर खान की पीके मूवी में आई थिंक बताया है। फायर टेम्पल में जाता है तो तो उनके जो देवता हैं पारसी के, वो बोलते हैं क्या तुझे अपने लॉस के बारे में पता है? परेशान मत हो, आपका कॉज पता कर, ठीक है। फायर टेम्पल जाता है, जवाब मिलता है क्या तुझे अपने आग की कॉज का पता है? परेशान मत हो, ठीक है। ये उसको आशीर्वाद मिलता है, पता कर, परेशान मत हो, ठीक है। सो वापस एक लास्ट रिविजन हम ले लेंगे इसका। चर्च में जाता है तो फेथ रख, गुरुद्वारे जाता है तो आशीर्वाद इंटरेस्ट के साथ ले, गणपति इंडेमनिटी, गलती का भरपाई करना पड़ेगा, गणपति जी बोलते हैं। शिव मंदिर जाता है तो शिवलिंग पे पानी का कंट्रीब्यूशन कर। साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं तो साईं बोलते हैं सबर कर। अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह बोलते हैं लॉस को बुझा जा, लॉस मिट्टी में के अंदर दफन नहीं हुआ है, तो वापस लड़ जिंदगी में, अल्लाह बोलते हैं। पारसी लोग के फायर टेम्पल में जाता है तो जवाब मिलता है अपने लॉस का कॉज पता कर, परेशान मत हो, ठीक है। कॉज अप्रॉक्सिमा, कॉज। तो ये पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट याद है तुमको।